हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप लोग। चलिए बहुत बढ़िया होंगे। चलिए आज हम लोग चैप्टर 3 इलेक्ट्रिक करंट में अब आगे कॉन्सेप्ट सीखना शुरू करते हैं। और आज शुरुआत होगी लेक्चर 7 की, और इसमें हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट को सीखेंगे जिसको कहते हैं हम लोग ओम का नियम। यहीं से हम लोग का प्रतिरोध की भी जानकारी होगी, किसी पदार्थ का प्रतिरोध क्या होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि प्रतिरोध ताप के साथ कैसे परिवर्तित होते हैं, प्रतिरोध क्या होता है, चालकत्व क्या होता है। इसके बाद हम लोग सीखेंगे प्रतिरोधकता क्या है, प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है, चालकता क्या है, ठीक है ना, इनका ताप के साथ क्या हम लोगों का परिवर्तन होता है। चलिए बहुत ही हम लोग इंटरेस्टिंग चीज़ देखने वाले हैं, तो इस वीडियो को एकदम ध्यान से देखिएगा। अगर आप मेरे वीडियो को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लाइक नहीं किए हैं, तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको जानकारी मिलता रहे नोटिफिकेशन के द्वारा। तो चलिए बेटे स्टार्ट करते हैं। तो चलो कॉपी कलम निकाल लो, चेहरे पे एकदम मुस्कान लाओ और एकदम बिंदास पढ़ना शुरू कीजिए, ठीक है ना। देखो रियलिटी में क्या होता है कि हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए बोर्ड एग्जाम के लिए जो टू द पॉइंट क्वेश्चन आंसर होते हैं वो उपलब्ध नहीं होते हैं यूट्यूब पर। मैंने एक प्रयास किया है कि जो हमारे हिंदी मीडियम के टैलेंटेड स्टूडेंट हैं, जो सीरियस स्टूडेंट हैं कि हम लोग अच्छा से पढ़ाई करेंगे, इस लॉकडाउन में बहुत दिक्कत हो रहा है, वही बच्चे बहुत आसानी से पढ़ सकें मेरे द्वारा। और आप हमसे हमेशा संपर्क में रहें। मेरे व्हाट्सएप नंबर जो है उस पर आप जो भी सवाल आपका है आपको बिजली पूछ सकते हैं, आपका जवाब जरूर दिया जाएगा, ठीक है। तो ओम का नियम का स्टेटमेंट क्या है, इसके बाद इसको समझा जाएगा कि आखिर ओम का नियम कहता क्या है। तो देखिए इसका कथन स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट क्या है, कथन क्या है। तो सिंपल कहता है कि अचर भौतिक अवस्थाएं, अचर भौतिक अवस्थाएं दाब, ताप, घनत्व इत्यादि पर किसी चालक तार, जो यहाँ से दिमाग में रखना होगा, किसी चालक तार के सिरों के बीच विभवांतर, कुछ अगर विभवांतर को भी कह ले, तथा उसमें प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा I का अनुपात अचर होता है, ठीक है ना, जिसे अनुपात अचर होता है। इस अचर को प्रतिरोध, जिसे R सूत्र करते हैं, प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है ना। इस नियम को ओम का नियम कहते हैं। इस नियम को क्या कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं, ठीक है। तो यह हम लोगों को दिमाग में रखना होगा कि इसका हम लोगों का कथन क्या है, स्टेटमेंट क्या है। तो सिंपल अचर भौतिक अवस्था है, माने चालक तार पर का जो आरोपित दाब है, ताप है, घनत्व है, यह हमको बदलना नहीं चाहिए। तो उस सिचुएशन में जो चालक तार के सिरों के बीच का विभवांतर होता है और उसमें प्रवाहित होने वाली धारा होती है, उसका अनुपात क्या होता है बेटा, अचर होता है। इस बात को दिमाग में रखना होगा। और उसी अचर को हम लोग क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। और इस नियम को ही कहा जाता है ओम का नियम। जैसे अब इसको हम लोग सूत्र में पिरोते, इसके लिए सूत्र अगर लिखते तो सिंपल से आता कि V/I बराबर एक अचर होता है, और इस अचर को हम लोग क्या कहते हैं, R यानी प्रतिरोध। तो इस तरह से V बराबर कितना आ गया, I/R। इसी चीज़ को कहा जाता है ओम का नियम। इसको क्या कहते हैं, ओम्स लॉ।
तो ओम्स लॉ बहुत ही आसान है, आप 10th क्लास में इसको पढ़े थे, V बराबर I इंटू आर। चलिए अब ओम के नियम को समझ लेते हैं। इसमें क्या होता है बेटा कि मान लीजिए कि कोई आपको चालक तार है, एक ऐसी तार है, एक चालक तार है, ठीक है। इसके बाद इसके जो दो सिरे हैं, छोर हैं, वो क्या है, एक ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो अब बताओ, अगर दोनों सिरों को एक सेल द्वारा जोड़ दो, यानी अगर इसके बीच तुम कोई विभवांतर आरोपित करो, पीडी का मतलब है पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस यानी विभवांतर। अगर भी डाल दिया जाए तो जो ही भी इसमें आरोपित करेंगे तो इसमें हम लोग क्या होगा, धारा प्रवाहित होने लगेगी कि नहीं लगेगी, क्या होगी, धारा प्रवाहित होगी। तो जब धारा प्रवाहित होगी तो देखो ऐसा कहा जाता है कि इसमें जो आई है, आई जो विद्युत धारा है, उसका मान डिपेंड करता है विभवांतर के। विद्युत धारा समानुपाती होता है विभवांतर का। अब मान लो कि जैसे चालक तार है, इसका कुछ प्रतिरोध तो होगा ही। अब इसमें आप 1 वोल्ट का बैटरी जोड़े तो उसमें धारा कुछ मिलेगा। अब 1 से 2 वोल्ट कर दिए तो धारा उसमें उसी अनुपात से बढ़ गया, उसका माने सेल का विभव बढ़ाते चले गए, तो हमने देखा कि उसमें विद्युत धारा भी बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जो विद्युत धारा है वह किसके समानुपाती है, V के। तो यहाँ से जब तुम लोग करते हो कि I बराबर यहाँ से R इंटू भी, तो आप गलत लिख लेते हैं। I बराबर यहाँ पर कुछ होता है बेटा G इंटू भी, जहाँ पर G को कहते हैं हम लोग चालकत्व। क्या कहते हैं, चालकत्व कहते हैं। और इसी को हम लोग अगर उलट दें तो V बराबर 1/G इंटू क्या हो जाएगा, I, और 1/G को कहा जाता है R, 1/G को कहते हैं R, और R को कहते हैं हम लोग प्रतिरोध। ठीक है ना, यह बात हम लोग को दिमाग में रखना चाहिए। जैसा कि 10th क्लास में तुम लोग पढ़ा था कि जो विभवांतर होता है वह I का समानुपाती होता है। तो यह पहले बताइए कि विभवांतर I का समानुपाती, इसका मतलब है कि धारा बढ़ाएंगे तो विभवांतर बढ़ेगा। चलो ये भी बात सही है, लेकिन बताओ रियलिटी में अगर हम लोगों का होगा क्या, पहले धारा बढ़ेगा कि पहले तुम विभवांतर बढ़ाओगे। तो सर समझे नहीं बात है। अरे बेटा ये पहले बताओ कि अगर आपको किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच प्रतिरोध में धारा प्रवाहित करना है तो पहले धारा प्रवाहित करके विभवांतर होगा कि पहले आप बैटरी उसमें जोड़ोगे तब धारा आएगा। पहले उसमें आप सेल जोड़िएगा तब न जाके उसमें विद्युत धारा आएगा जी। और सेल का विभव का मान बदलोगे, सेल अगर अधिक सामर्थ्य वाला लोगे तो उसमें धारा का मान भी बढ़ेगा। यानी धारा विभवांतर पर निर्भर करता है, विभवांतर धारा पर नहीं। रियलिटी में तो होता है सर्किट के केस से। तो V समानुपाती I लिखना हम लोग 10th में लिखते थे, लेकिन वह इतना मतलब कि बेहतर बात नहीं है, यह बेहतर नहीं है। रियलिटी में क्या होता है कि I हम लोगों का V पर निर्भर करता है। ठीक है ना। तो देखो यहाँ से, लेकिन बच्चे चूंकि कंफ्यूज हो जाते हैं तो इसीलिए उसमें बताया जाता है कि यह सूत्र V बराबर I इंटू R को आसानी से कहने के लिए कि V न सर I का समानुपाती होगा, तो इस तरह से समानुपाती नियतांक हटा के इसको हम लोग लिख सकते हैं। यह 10th क्लास में इस तरह से तुम लोग करता था। रियलिटी में बेटा याद रखना कि जो विद्युत धारा होता है वह विभवांतर के क्या होता है, समानुपाती होता है। और समानुपाती को हटाते हैं तो हम लोग वहाँ पर ईयर नहीं लिखते हैं फॉर्मूला, हम लोग क्या लिखते हैं, G इंटू भी। G को कहते हैं चालकत्व, और चालकत्व के व्युत्क्रम को ही कहा जाता है प्रतिरोध। तो चलिए हम ज़्यादा आप लोग कन्फ्यूज नहीं करना चाहते हैं, हम सिंपल से लिखेंगे, हम सिंपल से लिख लेंगे बेटा कि जो ओम का नियम होता है वो सिंपल क्या होता है, तो विभवांतर अब बटा में जो विद्युत धारा होता है, हम कन्फ्यूजन खत्म कर दिए। ई बराबर होता है एक अचर के, और विभवांतर को हमने कुछ भी लिख दिया, विद्युत धारा कुछ I लिख दिया, इस अचर को कुछ R दे दिए, और इस R को हम लोग कहते हैं प्रतिरोध। क्या कहते हैं, प्रतिरोध। और इस तरह से हमारा नियम आ जाता है V बराबर R इंटू I। तो V बराबर RI कह लो, चाहे इसी को आप लोग कहते हो V बराबर I इंटू R। तो ये आपको याद थोड़ा सा रहता है, V बराबर I इंटू R। ठीक है।
यहाँ से दिमाग में रखना होगा ओम का नियम। तो चलो बच्चों एक और हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं अगला, कि ओम के नियम में जो आई तथा भी का जो बीच ग्राफ होता है उसको आपको ड्रॉ करना है, खींचना है, और उसकी सहायता से आप प्रतिरोध कैसे ज्ञात करते हैं यह भी हम लोगों को बड़ा बेहतरीन चीज़ होता है। तो चलिए सीखते हैं, ठीक है, खुद से भी खींच के देख लो। तो सबसे पहले हम लोग को यह जानना चाहिए कि ओम का नियम कहता क्या है। तो ओम का नियम सिंपल से होता है, इसे तो आसान नियम ही नहीं है कोई, V बराबर R इंटू आई, V बराबर R इंटू आई। तो यदि हम लोग क्या करें कि देखो इसको अगर वाई एक्स हम लोग को जनरेट करने का आदत है, इसको क्या कहने का आदत है, एक्स अक्ष। तो अगर हम लोग एक्स अक्ष पर विद्युत धारा को डाल दें और वाई अक्ष पर किसको डाल दें, विभवांतर को, ठीक है ना, तो बताइए ये भी और आई के बीच का ग्राफ है कैसा होगा। ठीक है बेटा, आर तो एक मतलब क्या है, नियंतांक चीज है। तो अब जरा बताओ कि अगर भी को आपने कहाँ माना है, वाई अक्ष पर, आई को कहाँ माना है, एक्स पर। तो देखिए ये एक्स के गुना में क्या है, यहाँ से कुछ एम, तो वाई बराबर एम एक्स। तो वाई बराबर एम एक्स, तो साफ बात है कि एक्स पर, तो ये हमारा कैसा है, एक रेखीय फलन है। क्या है, रेखीय फलन है। अतः भी तथा आई के बीच का ग्राफ मूल बिंदु से गुजरते हुए क्या होता है, सीधी रेखा होता है। काहे मूल बिंदु से, तो देखो x का मान 0 रखोगे तो y का मान भी 0 होगा, यानी बेटा i बराबर 0 रखोगे तो v का मान भी 0 होगा। और जैसे से i का मान बढ़ाएंगे v का मान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, बताइए यहाँ से। तो बताओ कुछ इस तरह से, ये 0 हो गया मूल बिंदु, तो इस तरह से इसका ग्राफ क्या होता है, एकदम सीधी रेखा जो मूल बिंदु से गुजरता है। ठीक है बेटा, यह तो इस तरह से हमारा जो ग्राफ होता है वो क्या होता है, सीधी रेखा। तो अगर भी और आई के बीच का ग्राफ अगर सीधी रेखा मिले तो उस केस में हम कहते हैं कि ओम के नियम का पालन कर रहा है। यहाँ से भी हम लोग किसी पदार्थ को पहचानते हैं कि वो पदार्थ ओमीय है कि अनोमीय है। तो वैसे पदार्थ जो ओम के नियम का पालन करते हैं उसे ओमीय पदार्थ कहते हैं, और इसके बाद जो ओम के नियम का पालन नहीं करते हैं, यानी कि विभवांतर और धारा के बीच का ग्राफ सीधी रेखा नहीं होता है, तो उसको हम लोग अनओमिक पदार्थ कहते हैं। तो इसको भी आगे हम लोग सीखेंगे। तो इस तरह से देखिए यह होता है। तो अब जरा बताओ यहाँ पर m के जगह पर क्या है, r है, तो m को उसका ढाल कहते हैं, m बराबर r, इसको कहते हैं tan थीटा। यह हम लोगों का सीधी रेखा की ढाल होती है, सीधी रेखा की धारा अक्ष के साथ ढाल, धारा अक्ष के साथ ढाल। और tan थीटा का मतलब देखो यह, तो कभी भी, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, यह जो हम लिखे हैं ना, ये बहुत ही खूबसूरत बात है, यह बात दिमाग में आपको रखना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। देखो बहुत ही बेहतरीन निष्कर्ष क्या मिला कि आई तथा भी के बीच दी गई ग्राफ में सीधी रेखा के द्वारा धारा अक्ष के साथ, याद रखना बेटा, धारा अक्ष के साथ ढाल प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है, प्रतिरोध के बराबर होता है। और यहाँ से याद रखना कि जो ढाल होता है वो क्या देता है, प्रतिरोध देता है। और ढाल कैसे निकालते हैं, तो जो सीधी रेखा हम लोग का धारा अक्ष के साथ कोण बनाती है उस कोण के tan थीटा को हम लोग ढाल कहते हैं, और प्रतिरोध का r, यानी r बराबर tan थीटा। और यहाँ से भी याद रखना बेटा कि जो r होता है थीटा का क्या हो गया, समानुपाती, यानी जितना ही बड़ा कोण होगा tan थीटा का मान उतना ही ज़्यादा होगा, तो प्रतिरोध भी आपको अधिक होगी। ठीक है, तो चलिए इस पर कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं।
तो चलिए स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए फिर एक छोटा सा क्वेश्चंस बनाने के लिए। तो देखो क्वेश्चंस में आपको साफ दिया गया है कि V और I के बीच आपको दो ग्राफ दिखाया गया है। दो चालक तार के लिए, तार 1 के लिए जिसका प्रतिरोध कितना है R1 और दूसरा का कितना है, तार 2 का कितना है R2। यानी देखा कि चित्र में दो चालक तार के बीच I V ग्राफ दर्शाया गया है। तब आपको बताना है कि दोनों प्रतिरोध में संबंध कैसा है। चलिए वीडियो पॉज कीजिए और तुरंत बना के दिखाइए क्या होगा और उसका आंसर मिला लीजिएगा। चलिए आंसर दिमाग में आ गया होगा, चलो देखते हैं। सिंपल सी बात है कि अभी हम लोग का यहाँ पर इस क्वेश्चंस को बनाने के लिए कंसेप्ट क्या चाहिए। तो कंसेप्ट में हम तुम लोग को साफ बताए थे कि ढाल होता है प्रतिरोध के बराबर। कंसेप्ट में आप लोगों को बताए थे कि जो प्रतिरोध अगर निकालना है IV ग्राफ द्वारा तो प्रतिरोध बराबर ढाल। ढाल का मतलब क्या होता है, तो प्रतिरोध R निकालना है तो ढाल का मतलब होता है tan थीटा। थीटा किसके साथ एंगल होते हैं, तो थीटा I अक्ष के साथ कोण होता है। I अक्ष के साथ कोण है। किसके साथ है कोण, I अक्ष के साथ कोण है। तो अब बताइए कि यहाँ पर आप देख लो, यह कुछ एंगल कितना बनाया θ1, यह एंगल कितना बनाया θ2। तो आपको स्पष्ट दिख रहा है बेटा, यह कंसेप्ट अगर आप इसके पीछे सीखे हैं तो इसमें स्पष्ट देखो कि चूंकि θ2 का मान क्या है, θ1 से अधिक है। तो जब अगर कोण अधिक होता है तो tan का मान भी अधिक होता है। tan 0 का मान 0 होता है, जबकि tan 90 इन्फिनिटिव होता है। तो थीटा बढ़ाने से tan थीटा बढ़ता है। तो tan θ2 का मान tan θ1 से बड़ा होता है। तो tan θ2 का मतलब R2, tan θ1 का मतलब R1। तो R2 बड़ा है R1 से। तो इसका मतलब कि आपका ऑप्शन क्या हो जाएगी, C। यह तो बड़ा ही फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम्स में पूछा बच्चों। फिर एक और क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अब की बार क्या किया गया क्वेश्चंस में कि देखो अब की बार Y के जगह पर धारा अक्ष दिया गया है और X के जगह पर क्या है, विभव अक्ष है। तो इस तरह से जो हमारे पास VI ग्राफ है, तो इस VI ग्राफ में हम लोगों को जो दो तार हैं 1 और 2 उनके हम लोगों के लिए ग्राफ खींचा गया है। तो चित्र में देखो दो चालक तार के बीच VI ग्राफ दर्शाया गया है। ये क्वेश्चन दूसरा है, वो नहीं है। पहले वाला क्वेश्चन में यहाँ पर आए थे, यहाँ पर भी था। तब आपको R1 R2 में संबंध ज्ञात करना है। ठीक है, तो क्या आंसर वही होगा कि बदल जाएगा, बताओ। एक्सिस बदल दिया। तो जरा गौर करो, जब भी क्वेश्चंस में कभी कभी कंफ्यूज कर देता है, कभी कभी कंफ्यूज कर देता है। देखो कंसेप्ट हम लोग को नहीं भूलना चाहिए बेटा। क्वेश्चंस बड़े बदले लेकिन कंसेप्ट नहीं बदलते हैं। कंसेप्ट क्या करता है, प्रतिरोध ढाल के बराबर होता है R बराबर tan थीटा। तो थीटा किसके साथ कोण होती है, यह बात दिमाग में रखो। थीटा किसके साथ कोण होता है, तो I अक्ष के साथ कोण होता है। किसके साथ होता है, I अक्ष के साथ। तो अब बताइए I अक्ष किधर है, अब इस पर आ गया। तो बताओ R2 का यहाँ से एंगल कितना हो जाएगा, कुछ θ2। यह कितना हो जाएगा, कुछ θ1, तार 1 के लिए। तो अब बताइए, अभी फिगर देखकर स्पष्ट रूप से पता चला है कि θ1 का मान क्या है, θ2 से ज़्यादा है। तो इस तरह से tan θ1 tan θ2 से बड़ा हो जाएगा। tan θ1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, R1 प्रतिरोध को। यह किसके करेगा, R2। तो अब आपका आंसर हो जाएगा B। तो थोड़ा सा क्वेश्चंस बनाते समय ध्यान रखना, ये नहीं कि मतलब कि तो चलिए बच्चों एक छोटे से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस का जवाब दो कि क्या किसी चालक तार का प्रतिरोध तार में प्रवाहित धारा तथा विभवांतर पर निर्भर करता है। बताइए आपका जवाब क्या होगा, हाँ या ना, सोच लो। चलिए सोच लिए होंगे। नहीं, जो R होता है, R का मान V तथा I के मान पर निर्भर नहीं करता है। क्यों सर, क्योंकि R एक समानुपाती नियतांक है V तथा I संबंध में। बताओ बेटा, V समानुपाती I होता था, तो इस समानुपाती हटा के हमने क्या R इंटू I करे थे। तो R बराबर क्या है, V बटा में I। तो R क्या है, एक नियतांक है। R क्या है, एक नियतांक है।
तो यदि आप भी बदलोगे तो सोचो कि आर भी सर भी बढ़ाओगे तो आर क्या बढ़ने लगेगा? नहीं। अगर आप भी बढ़ाओगे तो आई भी चेंज होगा, आई चेंज करोगे तो भी चेंज करेगा। जैसे अब मान लो कि विभवांतर को दोगुना कर देगा, यहाँ से धारा भी दोगुना हो जाएगा। चाहे मान लो कि धारा तेगुना कर देगा तो विभवांतर भी तेगुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भी आई के अनुसार बढ़ता है, चाहे आई भी के अनुसार बढ़ता है। तो इस तरह से 2b बटा में 2i करोगे तो ये भी 2 कट गया, तो देखो ये भी आर के बराबर हो गया, 3 कट गया, आर के बराबर हो गया। तो कभी भी दिमाग में रखना, ये जो प्रतिरोध होता है विभवांतर और प्रवाहित धारा पर निर्भर नहीं करता है। हम लोग देखेंगे कि जो प्रतिरोध होता है उस चालक तार के लंबाई पर, उस चालक तार के अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल पर, चालक तार के पदार्थ के स्वभाव पर निर्भर करता है। ठीक है ना? प्रतिरोध ताप पर निर्भर करता है, दाब पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है, लेकिन वह विभव तथा धारा पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है।